करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़कर। डीसीबी बैंक की बात करते हैं सबसे पहले। इस साल इस शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया गौरांग सर। हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए इस साल बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले, खासतौर पर वो आप देखिए सरकारी बैंक हो वहाँ एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, प्राइवेट बैंकों में भी एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। कंपनी को लेकर कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर थे। टाटा एएमसी ने हिस्सा बढ़ोतरी को जो मंजूरी दी आरबीआई ने, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे था। इसमें करीब 30 ऐसे फंड स्कीम हैं जिनकी हिस्सेदारी और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जो है करीब 27% की होल्डिंग है। उसके बावजूद ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से शेयर में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है, या आप एक बार के लिए शेयर से निकल के निवेशक दूसरे शेयर में स्विच कर जाए? देखिए, स्पष्टीकरण यहाँ पर देना जरूरी होगा। कुछ साल पहले डीसीबी, जिसका नाम हुआ करता था डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ये हमारी खरीदारी की सूची में थी। लेकिन निरंतर बहुत बड़ी निराशा जो आंकड़ों में हमें दिखाई दी, और वो झलक जो हमने देखी, वो ज्यादातर ग्रॉस और नेट एनपीए में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसके कारण प्रोविजनिंग के आंकड़े ऊपर गए, और उसके कारण आपके जो शुद्ध मुनाफा है उसमें एक बहुत बड़ा नीचे के तरफ का दायरा हमने देखा। इस कारण को लेकर के हमने जो हमारी कवरेज थी वो हटा दी थी, और फिलहाल कवरेज नहीं है, इसलिए इस पर भी मैं सीधे सीधे राय नहीं दूंगा। लेकिन मनीष, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 2 तिमाही से, अगर मेरा अनुमान सही है तो इस बैंक के जो तिमाही नतीजे आए हैं उसमें सुधार हुआ है, और वो बेहतर के लिए हुआ है। लेकिन निर्णायक तरीके से हमको हमारा मन बदलने के लिए और कवरेज शुरू करने के लिए हमारे लिए ये पर्याप्त होगा या उचित होगा कि ये जो बदलाव हमने सिर्फ पिछले 2 तिमाही में देखे, वो निरंतर आने वाले तिमाहियों में देखें और साल दर साल देखें, जिसके लिए समय लग सकता है। इसके अलावा अगर आप हमें पूछते हैं तो हमने मेरे ख्याल से हम जब पिछली बार जुड़े थे तो हमने कुछ बैंक्स का जिक्र किया था, नाम लिया था, निजी क्षेत्र की बैंक, मिसाल के तौर पर फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, सीयूबी जिसे हम कहते हैं। ये सब बैंक ज्यादा बेहतर परिस्थिति में है, आंकड़ों के आधार पर, बैलेंस शीट के आधार पर, और निवेश, लंबी अवधि के निवेश पर जो मुनाफा कमाने की क्षमता इन सब तीनों बैंकों में फिलहाल हमें दिखाई दे रही है, वो फिलहाल हमें डीसीबी बैंक में दिखाई नहीं दे रही। तो मैं सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक पर सीधे तौर पे ये राय होती है कि पहले गौरांग सर कवरेज करते थे, लेकिन अब वो इस पर कवरेज नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पर राय नहीं दी है, लेकिन उन्होंने 2 स्टॉक जरूर रिकमेंड कर दिए, 2-3, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे हैं। विवेक, आपकी क्या राय होगी डीसीबी बैंक को लेकर? देखिए, ये सही बात है कि परफॉर्मेंस बैंक का काफी खराब था कुछ क्वार्टर से, और पिछले 1-2 क्वार्टर से रिजल्ट्स इनफैक्ट अच्छा आया है। तो आज आप अगर देखते हो तो इनका जो ग्रॉस एनपीए बोलते हैं वो करीबन 3.19 3.2 के आजू-बाजू ही है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है, मतलब कम है। और जो आज आप अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखो तो ये करीबन 0.9 पे रहेगी। तो इस बेसिस पे स्टॉक सस्ता दिखने लग गया है। लेकिन हाँ, जैसे गौरांग सर ने बोला कि ये रिजल्ट्स आपको जो उन्होंने रिजल्ट्स दिखाया, ये निरंतर अगले 1-2 क्वार्टर पे आए तो ये स्टॉक अच्छा करेगा। अब मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि इनका रिजल्ट्स अच्छा ही आए, क्योंकि जितना प्रोविजनिंग वगैरह करना था कंपनी को, बैंक को, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे चल के रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अब ये है कि अगर मैं 2 क्वार्टर वेट करूं, इंतजार करूं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक काफी ऊपर मुझे लेने को मिले। तो इस चक्कर में ही, मतलब हम लोग म्यूचुअल फंड्स में काफी डील करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स स्टेक बढ़ा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, टाटा ने भी बढ़ाया है। तो वो लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को बेस के, मतलब कभी भी मार्केट में ऐसे ही होता है कि हम लोग आगे चल के क्या होगा उस बेसिस पे स्टॉक लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए, और किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो भी कर सकते हैं। फिर में आप चाहें तो नई खरीदारी करके चल सकते हैं, विवेक मानते हुए अगर आपके पास है तो इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अब जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूं उसमें एक शानदार रैली देखने को मिली है। अगर इस साल की बात करें तो 65% का रिटर्न देखने को मिला इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस शेयर में अब तक जितने मैंने शेयरों की चर्चा की उसमें सबसे ज़्यादा फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसकी हिस्सेदारी है। 76 फंड ऐसे हैं जो इसको होल्ड करते हैं, और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कंपनी में 37% के आसपास होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग। क्या रहा होगी गौरांग सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि कुछ तिमाहियों से बैंक के इसके परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिला है, एयू में जो है एक स्थिरता देखने को मिली है उसके ग्रोथ में, आपकी क्या राय? शेयर में नई खरीदारी करनी चाहिए, जिसके पास है वो होल्ड करे,
या मुनाफा वसूली करनी चाहिए एक बड़ी तेजी के बाद? देखिए मनीष, मुनाफा वसूली निवेशक की धारणा और जो अनुमान लगा के बैठते हैं मुनाफा कमाने का, उस पर निर्भर करता है। और शेयर बाजार में जब कभी भी आपने लालच करी है तो आप औंधे मुंह गिरे हैं। मुनाफे वाले निवेश या सौदे भी नुकसान में परिवर्तन हो जाते हैं लालच के कारण। तो लालच कभी नहीं रखनी चाहिए और निरंतर मुनाफा समेटना चाहिए। जहां तक रहा सवाल इक्विटा स्मॉल फाइनेंस का, तो पहले इस क्षेत्र पर बात कर लेते हैं। स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, एयू स्मॉल फाइनेंस है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसी है, स्पंदना स्फूर्ति जैसी कंपनियां हैं। लेकिन मैं मेरी टिप्पणी इक्विटास तक सीमित रखता हूं। तो ये जो कंपनियां हैं, पहले तो इनकी जो लोन है, उनकी जो टिकट साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण इनकी जो रिकवरी होती है वो 90 या 95% के ऊपर होती है, ऑलमोस्ट अबाउट 90-95% प्लस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो वापस आता है जो इन्होंने लोन दिया है। तो उसके कारण जो गुंजाइश ग्रॉस और नेट एनपीए की बढ़ोतरी होती है बाकी अन्य सब एनबीएफसी में, यहाँ पर उतनी बहुत ही कम हो जाती है। 65 रुपए तक के लक्ष्य हम निर्धारित करके चल रहे हैं। और क्योंकि मेघराज का आशीर्वाद धीरे धीरे करके हमारे देश पर बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम जब शुरू नहीं हुआ था तब अनुमान था कि बारिश की किल्लत होगी और कुछ 95% के नीचे लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बारिश होगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि मेघराज का आशीर्वाद और भी बरसता रहे, जो भी बारिश का मौसम बाकी है हमें देखने के लिए। और अगर ऐसा होता है मनीष, तो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से इन सब बैंकों की जो लोन बुक ग्रोथ है, ऋण की जो मांग है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। तो लोन बुक बढ़ती है तो आपके इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन बनते हैं, और ग्रॉस और नेट एनपीए नियंत्रण में होने के कारण प्रोविजनिंग कम होते हैं, जिसका सीधा सीधा असर शुद्ध मुनाफे पर पड़ता है। खरीदारी गिरा है, 65 रुपए का लक्ष्य है। गौरांग सर, ये शेयर अभी 96 का आसपास ट्रेड कर रहा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, आप 65 का टारगेट दे रहे हैं? ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा महंगा है ये। तो जब गिरावट आती है नीचे की तरफ, तब जाकर के अगर आप थोड़ा बहुत मन बनाते हैं तब उचित रहेगा। इस स्तर पर आप खरीद करते हैं तो मेरे ख्याल से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं होगी। अभी नहीं खरीदारी कीजिए, गिरावट आता है तब शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में। आप भी इसी राय के साथ जाएंगे विवेक? मैं क्या करूंगा कि मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसके साथ जाना चाहूंगा। पर्टिकुलरली जिस हिसाब से अभी एनबीएफसीज और बैंकिंग ओवरऑल स्पेस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उस दौड़ में ये हो सकता है कि और आगे चले। और वैल्यूएशन वाइज रनअप के बावजूद थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें और थोड़ा बहुत स्टीम हो सकती है। तो अगर 110 जाता तो सही में बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और 97 में भी मैं चीप नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, रनअप के साथ ये परफॉर्म कर सकता है। और ये एक बात सही है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनमें एनपीएस लीस्ट होता है। और जो ये लोग लेंडिंग करते हैं, समझ लीजिए कि कोई भी मतलब एक लेंडिंग करते हैं तो उनका एक गारंटर भी जनरली ये लोग लेते हैं। वो एक बहुत पॉजिटिव है इसके लिए। तो आगे चल के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और जो P2P लेंडिंग कंपनीज है, काफी अच्छा यहाँ से करेगी। तो रनअप के बाद हाँ, एक करेक्शन वाजिब है, वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं पॉजिटिव रिस्पेक्ट करें। तो दोनों जानकारों को लगता है कि हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा शेयर जो है मैं लगातार तेजी पर थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो गिरावट आता है तो आप इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। गौरांग साहब,